Hello friends and welcome to the exams made simple. So we are back and this is UPSC CISF पेपर. UPSC में CISF का पेपर जो होता है वो हम उसके क्वेश्चंस देख रहे हैं. 2020 के ही क्वेश्चंस है ये. क्वेश्चंस ज़्यादा है, आज हम 15 से 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. कल दूसरे पार्ट में इसको कंप्लीट कर लेंगे. एक एक करके देखते हैं. पहला क्वेश्चन है, अलॉन्ग विथ कार्टोसैट 3 13 कमर्शियल नैनो सैटेलाइट्स वर लॉन्च बाय इसरो इन नवंबर 2019. यानी नवंबर 2019 में इसरो ने कार्टोसैट 3 लॉन्च किया था. उसके साथ 13 और सैटेलाइट्स लॉन्च की थी. वो 13 सैटेलाइट्स कौन से कंट्री की थी? ऑप्शंस आर ए रशिया, बी कनाडा, सी यूएसए, डी जापान. इनमें से कौन सी कंट्री की थी वो? द करेक्ट आंसर फॉर दिस आप सोच लीजिए. लेट मी टेल यू द आंसर फॉर दिस. आंसर फॉर दिस विल बी सी यूएसए. यूएसए की 13 सैटेलाइट्स थी. ठीक है ना, पढ़ाया हुआ था मैंने आप सबको. सेकेंड क्वेश्चन है, द फर्स्ट एवर फ्लड लाइट टेस्ट क्रिकेट मैच वॉज प्लेड बिटवीन. पहला फ्लड लाइट टेस्ट क्रिकेट में से कौन से नेशंस के बीच में हुआ था? ऑप्शंस आर ए ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, बी इंडिया बांग्लादेश, सी ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड या डी इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड. ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बीच पहला फ्लड लाइट टेस्ट क्रिकेट हुआ था 2015 में. अब अभी ये सवाल पूछने की क्या ज़रूरत थी? इसका सवाल अभी इसलिए पूछा गया था क्योंकि अभी रिसेंटली कोलकाता के ईडन गार्डन्स में इंडिया की तरफ से भी पहला फ्लड लाइट टेस्ट क्रिकेट मैच हुआ था. ओके, तो उसका आंसर आप मुझे बताना. ये क्वेश्चन इसलिए उन्होंने पूछा क्योंकि अभी इंडिया में होता तो आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए उन्होंने फर्स्ट एवर पूछ लिया, ताकि आप इंडिया वाला मार्क कर दो और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड करेक्ट आंसर रहेगा. अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन थीम फॉर डेफकॉम इंडिया 2019. डेफकॉम इंडिया 2019 की थीम क्या थी? इसकी थीम थी बी. तो वो थीम वैसे इंपॉर्टेंट नहीं होती, बट ये CISF का पेपर इसलिए पूछ लिया होगा. UPSC CSE में ऐसा आपसे नहीं पूछेगा. आई होप कि ना पूछे. अगर पूछेगा तो यही वाला पूछ लेगा, तो बढ़िया है. अब आपका डिस्कशन हो गया है. कम्युनिकेशन एज अ डिसाइसिव कैटलिस्ट फॉर जॉइंटनेस. अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मिलन 2020 इज करेक्ट. तो मिलन 2020 के रिगार्डिंग कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला है, इट इज़ एन इंटरनेशनल नेवल एक्सरसाइज. तो इसमें देखो 15 से 20 नेशंस आते हैं. इंडिया में भी हुआ था रिसेंटली ये, तो ये बिल्कुल इंटरनेशनल मल्टीलेटरल है. अलग अलग कंट्रीज आती हैं, तो यह आप बोल सकते हैं इंटरनेशनल है. दूसरा है, फर्स्ट एडिशन ऑफ एक्सरसाइज वॉज हेल्ड इन 1995. तो 1995 में होता है. हाँ, ये भी सही है. सेकंड स्टेटमेंट तो देखो सही. अब देखो, इंटरनेशनल नेवल एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ये एक वेग टर्म लिख दिया उन्होंने. ये एक मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है जिसमें अलग अलग नेशंस आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं. तो आप इंटरनेशनली मानिए, सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि इंडिया बस पार्टिसिपेट करता है. अगला देख लेते हैं, गुरु घासीदास नेशनल पार्क इज सिचुएटेड. इनमें से कौन सी जगह पे गुरु घासीदास नेशनल पार्क सिचुएटेड है? ऑप्शन आर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या झारखंड. द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी सी. छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है गुरु घासीदास. अकॉर्डिंग टू 2019 ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स रिलीज्ड बाय सिडनी बेस्ड लोई इंस्टीट्यूट. याद रखेगा पहली चीज़ की, ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स कौन रिलीज करता है? सिडनी का लोई इंस्टीट्यूट रिलीज करता है. अब इससे पूछा गया था कि किस कंट्री की मैक्सिमम डिप्लोमेटिक पोस्ट है अक्रॉस द वर्ल्ड. ऑप्शंस आर यूएसए, चाइना, फ्रांस एंड जापान. तो याद रखिएगा द करेक्ट आंसर इज बी, चाइना. एक्चुअली अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्या था कि चाइना ने ओवर पावर किया था यूएसए को. सबसे पहले डिप्लोमेटिक पोस्ट सबसे ज़्यादा यूएसए की थी, लेकिन अभी इस वाली रिपोर्ट में चाइना की सबसे ज़्यादा हो गई हैं, तो इसलिए ये न्यूज़ में था. 37वां क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं करेंगे, ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछेगा. 38वां क्वेश्चन है, माँ गृह कसस्य विधानम. ये किसका मोटो है? ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है. ये है लोकपाल का मोटो. ठीक है ना, माँ गृह कसस्य विधानम इज द मोटो ऑफ लोकपाल. वेरी इजी क्वेश्चन, ये आपको बिल्कुल बनना चाहिए था. मनु भाकेर एक्सेल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स. ये भी मैंने आपको पढ़ाया था मनु भाकेर के बारे में. एंड शी इज़ फ्रॉम द शूटिंग, है ना, तो शूटिंग से रिलेटेड है, ये आपको याद रखना है. अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स वर किल्ड इन द शोर लाइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ इंडिया बाय द इन्फेक्शन ऑफ एवियन बॉटुलिज्म. तो याद रखिएगा, एवियन बॉटुलिज्म के कारण बहुत सारे बर्ड्स मर गए थे. इनमें से कहाँ हुआ था ये चीज़? हैफ्लॉन्ग लेक असम में हुआ था, कि सुखना लेक चंडीगढ़ में हुआ था, कि बदखल लेक हरियाणा में हुआ था, कि सांभर लेक राजस्थान में होता है. इनमें से कहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स वर किल्ड इन द शोर. बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है, डिस्कशन भी हमने किया था. बॉटुलिज्म भी मैंने आपको बताया था तब जब ये न्यूज़ आई थी. तो बॉटुलिज्म और ये सांभर लेक का केस है राजस्थान में. बहुत ईजी क्वेश्चन था, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन था. अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विजिटर्स कंपेयर्ड मिडिएवल विजयनगर विद रोम. इनमें से कौन से विजिटर ने विजयनगर को रोम के साथ कंपेयर किया था? ऑप्शन आर ए निकोलो कॉन्टी, बी है अफसांसे निकितिन, सी डोमिंगो पेस या डी फर्नाओ नूनिज. इसमें से किसने
रोम के साथ कंपेयर किया था विजयनगर एम्पायर को। अब देखो ये चीज़ अगर आप मैंने एनसीईआरटी में ये चीज़ उसे नहीं पढ़ी है, मैंने पढ़ी थी जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उसमें जवाहरलाल नेहरू ने जब विजयनगर एम्पायर के बारे में लिखा है, ही हैज़ कोटेड डोमिंगो पेस देयर, ही हैज़ कोटेड डोमिंगो पेस देयर। वहाँ पर उन्होंने लिखा कि डोमिंगो पेस ऐसा कहता है कि विजयनगर एम्पायर जो था इट वॉज मोर ब्यूटीफुल दैन द रोमन एम्पायर। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा सी, डोमिंगो पेस। अगला जो सवाल है वह है द टर्म पहिकस्ता रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, रेसिडेंट कल्टिवेटर्स, लैंडलेस कल्टिवेटर्स, नॉन रेसिडेंट कल्टिवेटर्स, पीजेंट्स विद मोर देन 5 एकर्स ऑफ लैंड। अगर अब देखो ये चीज़ें आती हैं, ये क्वेश्चन है आपको देखने से लगेगा कि कहाँ से पूछा, क्या हुआ। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, दिस इज सिंपल एनसीईआरटी क्वेश्चन। अगर आपने ढंग से एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आपसे क्वेश्चन बन जाता है। इसका आंसर है नॉन रेसिडेंट कल्टिवेटर्स। देखो दो तरीके के पीजेंट्स थे, एक थे खुद कश्ता और दूसरे थे पहिकश्ता। तो खुद कश्ता जो ये थे ये रेसिडेंट कल्टिवेटर्स रहते थे, जो रहते थे जिनका खुद का लैंड होता था, और जो नॉन रेसिडेंट कल्टिवेटर्स होते थे वो पहिकश्ता कहलाते थे। दे एक्चुअली वर वर्किंग ऑन द कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम करते थे। एनसीईआरटी का सवाल है। 43वां सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर इंट्रोड्यूस द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस during the reign of Mughal Emperor Akbar, which of the following practices were introduced in the daily routine of the king? ये भी एनसीईआरटी का सवाल है। इनमें से कौन सी एक्सरसाइज अकबर ने स्टार्ट करवाई थी? आप ऑप्शन सर कॉर्निश, झरोखा दर्शन, ज़मीन बोस या सिजदा। तो सिजदा ज़मीन बोस तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि ये बिल्कुल इन्होंने नहीं करवाई थी। ये बलबन के टाइम में ज़्यादा सिजदा और ये सब सिस्टम आपको बलबन के टाइम में देखने को मिला होगा, है ना। पाइबोस सिस्टम भी यूज़ किया था, सिजदा, पाइबोस, ज़मीन बोस अलग अलग है। ये पैर पड़ने के और हाथ जोड़ने के तरीके हैं। अकबर के टाइम में कॉर्निश सिस्टम स्टार्ट हुआ था, जिसमें हाथ पकड़ के उसको आँखों में लगाते थे, फोरहेड में लगाते थे। ये कॉर्निश सिस्टम कहलाता है। ये अकबर के टाइम में शुरू हुआ था, ठीक है ना। ड्यूरिंग द मुगल पीरियड द टर्म वकील रिफर टू, वकील इनमें से किसका मतलब होता था? लॉयर्स इन द इंपीरियल कोर्ट, लॉयर्स इन द सिविल कोर्ट, एजेंट्स ऑफ नोबल्स एंड रीजनल रूलर्स, या नन ऑफ द अबव। अब देखो ये थोड़ा एक वैसा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको क्लियरली नहीं बता सकता मैं, लेकिन इसका आंसर मेरे हिसाब से नन ऑफ द अबव, डी होना चाहिए। अगर एनसीईआरटी अगर यूपीएससी ने इसकी आंसर की रिलीज़ किया तो आप एक बार उसे चेक करके ज़रूर रखिएगा, क्योंकि जो वकील था वो रॉयल हाउस होल्ड का काम करता था। ही वॉज डूइंग द परफॉर्मिंग द वर्क ऑफ रॉयल हाउस होल्ड। बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स थे उसके अंदर, इनमें से इंपीरियल कोर्ट, सिविल कोर्ट में वो नहीं था, एजेंट भी नहीं था वो। नन ऑफ द अबव शुड बी द आंसर फॉर दिस, डी शुड बी द आंसर। सैयदी अली रीस वॉज अ टर्किश ट्रेवलर टू इंडिया इन द, इनमें से कौन सी सेंचुरी में सैयदी अली रीस आए थे इंडिया? 18th सेंचुरी, 14th सेंचुरी, 13th सेंचुरी या 16th सेंचुरी? द करेक्ट आंसर इज 16th सेंचुरी। 1562 में टर्की से सैयदी अली रीस आए थे इंडिया में, ट्रेवलर थे। एंड ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन अगेन। तो अगर आपने ये 45 क्वेश्चन तक मैंने डिस्कस कर लिया है, बाकी ये क्वेश्चन मैं कल डिस्कस कर लूँगा। टिल देन आप बताइएगा कि इन 15-16 सवालों में आपने कितने किए। तो एक क्वेश्चन हमने छुड़वाया था ना, तो ये 14 ही हुए, तो एक क्वेश्चन और करा देते हैं। चलो एक क्वेश्चन और करा देता हूँ ताकि आपके 15 क्वेश्चन पूरे हो जाए। अगला क्वेश्चन है हु ऑफ द फॉलोइंग इन 1856 हैज़ टेकन द फर्स्ट डिटेल्ड फोटोग्राफ्स ऑफ द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एट हम्पी? अभी देखने दो एक बार, मेरे को भी देख लेने दो। ऑप्शंस दिए हैं कॉलिन मैकेंजी, बी है अलेक्जेंडर ग्रीनलॉ, सी है जॉन मार्शल, डी है जे.एफ. फ्लीट। अब ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, इसका आंसर है अलेक्जेंडर ग्रीनलॉ। अलेक्जेंडर ग्रीनलॉ ने सबसे पहले फोटोज़ ली थी 1856 में, अर्लीस्ट फोटोग्राफ थे हम्पी के साइट्स के। तो इसका आंसर होगा बी, अलेक्जेंडर ग्रीनलॉ। तो अब ये 15 क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिए। अब आप बताइएगा कि आप में से इनमें से कितने सही, ये कितने गलत थे आपके। अच्छे क्वेश्चंस थे, ऐसा ही लेवल यूपीएससी में भी आ सकता है। लेट्स सी कि क्या होता है। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।